जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को पता है कि आज आर एस सर ने आज आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, पर दोस्तों उनके जो पीछे की जो क्लासेज है, जिनकी प्रैक्टिस क्लासेस हमारे से हुई नहीं है, तो दोस्तों उन क्लासेस के लिए हमने अभी स्टार्ट किया है। तो आज की जो ये क्लास है, ये बेसिकली अपनी जो 11th का जो 3rd नंबर चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं दूरी और विस्थापन, और इंग्लिश के अंदर मैं बोलूँ तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस अभी हम करवाएंगे। और दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी शायरी बोलूँगा जो सुनकर आपके अंदर आपका रोम रोम खड़ा मतलब जाग जाएगा। तो दोस्तों कुछ लाइनों साथ स्टार्ट करते हैं कि चीर देंगे फाड़ देंगे धरती में गाड़ देंगे, कि चीर देंगे फाड़ देंगे धरती में गाड़ देंगे, जो भारत माँ की तरफ उंगली उठाए साले की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे। तो भाइयों इसी शायरी को अपने अंतरात्मा में बसा लो, और इसी शायरी के आधार पर आपको मेहनत करनी है कि हाँ, हमें उस लायक बनना है कि अगर कोई हमारे भारत माँ की तरफ उंगली उठाएगा कि हमें आपके कश्मीर पर वो कब्जा करना है, तो भाइयों उन्हें मुंह तोड़ हमें जवाब देना है। ठीक है, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखो, और दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो ना, तो भाई प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक अवश्य करना मेरे भाई, कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन आपको यहाँ पर पढ़ाई मिलेगी, और साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैंने 2 बार नेवी का एग्जाम निकाला और 2 बार मैंने एयरफोर्स का एग्जाम निकाला। तो दोस्तों आई हैव मैनी एक्सपीरियंसेस, सो आई विल शेयर दैट विद यू। ओके, अब देखो दोस्तों, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो जेई वाले स्टूडेंट को छोड़कर, जेई मेंस वाले स्टूडेंट को या फिर आईआईटी वाले स्टूडेंट को छोड़कर किसी ने अभी तक इस क्वेश्चन को ना तो पढ़ा है और ना ही पढ़ेगा। और एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, केवल आर एस सर को छोड़कर किसी ने ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब भाई आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और जब किसी वस्तु मतलब एक वस्तु को हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका और दूसरी वस्तु को हमने मतलब उसके बाद उसकी जो विस्थापन है वो अपना है मतलब ये पूर्व दिशा में है, तो उसका आपको वो निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है। तो आप इसके अंदर इसका पाइथागोरस लगाकर आराम से निकाल सकते हो। मानो कि अगर ये ए है और ये बी है, तो आप इसका आराम से √a² + b² निकाल सकते हो। बट ये कब वैलिड होता है? जब आपको वहाँ पर 2 ही डायरेक्शन दी जाए। बट जो हमारा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है भाइयों, इस क्वेश्चन के अंदर मैं अब इसलिए टाइम वो दे रहा हूँ क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि आपने एक वस्तु को तो ऊपर ऊर्ध्वाधर नहीं फेंका है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर गौर करो मेरे भाई। आप क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने एक वस्तु को उत्तर की तरफ फेंका है, उसके बाद दूसरी वस्तु मतलब कि क्या है, एक वस्तु उत्तर की तरफ 6 मीटर तथा पूर्व की ओर 8 मीटर मतलब जाती है, तो उसके बाद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर अगर वो गति करती है तो उसका परिणाम विस्थापन है। अब देखो, इसके अंदर भाई आपने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर था कि आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हो। बट इसके अंदर यह कहा गया है कि वस्तु उत्तर की ओर जाती है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। देखो, ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा पूर्व हो गया, और फिर मैंने एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका। मानो मेरे पास अगर ये 3 वस्तुएं हैं, तो इस एक वस्तु को मैं इधर फेंकूंगा, एक वस्तु को मैं इधर फेंकूंगा, और फिर एक वस्तु को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो ये अपने बन गए 3 अक्ष। 3 अक्ष देखो, ये अपना उत्तर, देखो ये उत्तर, ये पूर्व, और ये अपना ऊर्ध्वाधर ऊपर, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपरी तरफ है। ऐसा नहीं है कि ऊर्ध्वाधर उत्तर नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपरी तरफ है। तो इट मीन्स कि मेरा इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट वो समझाना था कि इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आपको 3 डायरेक्शन दी गई है, और जब भी हमें 3 डायरेक्शन दी जाए तो अपना विस्थापन क्या होगा। मानो अगर आपको ऐसा दिया जाए कि xik + का yjk + का zkk दिया जाए, तो मेरे भाई उस स्थिति के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपको होगा x² + का y² + का z² का अंडर रूट मेरे भाई। तो यही फॉर्मूला आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। आपको देखो दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसके अंदर इसका क्या होगा, इसका होगा 6 का स्क्वायर + का 8 का स्क्वायर + का 10 का स्क्वायर। आपका इट मीन्स आपका √10 √2 आ जाएगा। इतना बताकर मैं आगे निकल सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो मेरे हर एक स्टूडेंट, मेरे हर एक भाई को काम आए। तो भाई बस इतना ही बताना था आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ दिया जाए, तो आपको लेने हैं केवल 2 डायरेक्शन। बट आपको ऐसा कहा जाए कि अगर इसके अंदर उत्तर की जगह अगर ऐसा कह दिया जाए कि एक को मैंने फेंका है, मतलब एक को मैंने फेंका साउथ तरफ, और एक को मैंने फेंका पश्चिम तरफ, और फिर एक को मैंने फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपरी तरफ, तो सेम यही कॉन्सेप्ट आएगा। आपको 3 वो डायरेक्शन होगी। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेम अपना है कि 6 का स्क्वायर + का 8 का स्क्वायर + का 10 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है अपना उत्तर, ये अपना है ईस्ट, और ये अपना है
वर्टिकल ऊपर की तरफ, मानी वर्टिकल है, ठीक है। तो इसका आपका आ गया tan√2। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन छोड़ो आप, उससे अगला देखो क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ कि ये लगभग जिस स्टूडेंट ने इस चैप्टर को डीप से पढ़ा है उसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो आपको आरएस ने क्या पढ़ा है कि मानो अगर कोई वस्तु एक इस प्रकार वर्ताकार पथ में अगर वो गति करती है तो जिस बिंदु से वह स्टार्ट करे, अगर वापस वह लौट कर इसी बिंदु पर आ जाती है तो उसका परिणामी विस्थापन अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपना 0 होगा ना। बट अगर ऐसा कह दिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक उसने दूरी तय की है, इट मीन्स कि मतलब यहाँ से चलकर वस्तु यहाँ तक आ गई है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो तो कितनी है, जो मतलब कि आर वो है अपनी πr, जो कुल जो परिधि है वो 2πr होती है, उसका आधा होगा πr। और ये पूछ लिया जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट अपना होगा 2r। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट का यूज हम इस फॉर्मूले करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, इससे भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो भाई देखो आपके साथ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन मतलब लिखा हुआ तो नहीं, बट ये क्वेश्चन दोस्तों एनडीए के अंदर आया हुआ है, ठीक है। देखो क्योंकि दोस्तों मुझे पता है, क्योंकि मैंने एग्जाम वगैरह दिया तो मेरे को पता है कि ये किस एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को आराम से, कि उसने ये कहा है कि मतलब कि आर रेडियस से किसी वर्ताकार पथ को पूरा करने में एक वस्तु 40 सेकेंड का समय लेती है, यानी इसके द्वारा लिया गया समय वो है 40 सेकेंड टी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में चलेगी दूरी। सबसे पहले मेरे भाई आपको यह पता होना चाहिए कि 2 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड हो गए, 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140, यानी कि 140 सेकंड हो गए। अब मेरे भाई ये बताओ कि 140 है और 40 सेकंड में से एक राउंड पूरा करने में 40 सेकंड लगती है, तो आपको 140 के अंदर 40 का भाग देना पड़ेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, अब अगर आप इसे डिवाइड करते तो आपके पास आएगा 20 सेकेंड, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 4 3 12 और 20 अपना बच गया है, ठीक है। ओके 20, या फिर आप इसे देख सकते, देखो दोबारा देखो इसके अंदर ये कितना आएगा कि 4 3 12 और 3.5 होगा, ठीक है, 3.5 होगा, ठीक है। देखो कितना होगा, 4 3 12 और फिर 20 होगी 3.5, यानी कहने मतलब है कि इसने 3.5 चक्कर पूरे किए हैं, यानी कि इसने 3.5 चक्कर पूरे किए। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, ये अपनी है, ये मतलब इसने कहा है कि 40 सेकंड में इसे एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगी, 3.5 राउंड कंप्लीट करेगी। अब देखो एक राउंड हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, फिर यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, फिर यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, फिर उसके बाद तीसरे सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वस्तु आएगी। इट मीन्स कि हमें इस दूरी को निकालना, क्योंकि इसके अंदर हमें विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन अपना क्या होगा, विस्थापन अपना होगा 2r होगा। आई होप सो दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर दोबारा बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो टोटल समय दिया जाए, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर एक दिया जाएगा कि जो पूरा आवर्तकाल है, पूरा लगा एक आवर्तकाल मतलब होता है पूरा समय, एक राउंड को कंप्लीट करने में पूरा समय, वो टी है, कैपिटल टी है। और आपको एक प्रॉपर समय दिया जाएगा, जैसे 2 मिनट 20 सेकंड हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, तो आपको उसे सेकंड में चेंज करना है। और सेकंड में चेंज करने के पश्चात उसे आपको जो एक आवर्तकाल उससे भाग देना है, और जो भी चीज़ आए वो आपके कंप्लीट राउंड होंगे। और राउंड के अंदर अगर एक प्रॉपर नंबर आ जाए, जैसे एन आ जाए, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 से एन तक ये नंबर आ जाए, तब तो आपका आंसर होगा 0 विस्थापन। बट अगर ये प्रॉपर नंबर ना आए तो उसकी जगह अगर ऐसा आ जाए 2.5 3.5, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेक कर लें। जैसे आपका हाफ होगा, तो हाफ होगा, इस मीन्स कि वहाँ पर जो चलेगी जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, वो अपना 2r होगा। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया। 2r देखो आपका ये डाउट है सर 2r कैसे हुआ, क्योंकि भाई देखो 2r डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, मैंने आपको अभी इस कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक पूरी परिधि को मतलब पूरा चक्कर तय करने में लिया गया, जो पूरा चक्कर तय इसने किया है, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु अगर चल कर आती है तो उसके द्वारा जो चलेगी दूरी वो πr होती है। और इसका विस्थापन इसका जस्ट इसका सीधी एक डायरेक्शन होती है, यानी सीधी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी वो इसके व्यास के बराबर हो, इसका व्यास 2r होगा। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन, यस देखो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन अगला भी देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि 2 कण ए और बी विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं हैं, यानी कि ए और बी के विस्थापन समय जो ग्राफ है वो सरल जो रेखाएं हैं, और यानी स्ट्रेट लाइन है। और उसका स्ट्रेट लाइन है तो उसके मतलब स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक्स के साथ बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है।
तो इसके वेगों का अनुपात क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। रसल ने बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। क्या कि आपको पता है कि विस्थापन और समय के बीच समय का जो ग्राफ होता है, मानो अगर ये विस्थापन है और ये समय है, तो इसके बीच का जो ग्राफ होता है, तो उस ग्राफ के बीच में जो ग्राफ की जो ढाल होती है वो आपको दर्शाते हैं। क्या जो ग्राफ की जो ढाल होती है टेन थीटा होता है, वो आपको वो वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर कहा गया है जो एक वस्तु है उसका तो कोण 60 डिग्री है और एक वस्तु उसका कोण 30 डिग्री है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस वी ए वन वी बी। अब आपका क्या डाउट होगा, सर इसने टेन थीटा क्यों लिया? क्योंकि भाई देखो, अगर देखो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैंने टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि RSL ने ये आपको पढ़ा दिया, बट मैं आपको दोबारा बता दूँ। देखो तो यहाँ पर ये मैं इसको ये थीटा मानता हूँ, जैसे सॉरी यहाँ पर मैं इसको थीटा मानता हूँ। देखो तो देखो आपको इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दूरी x हो गई और ये दूरी आपके पास t है। अब देखो इसके साथ कोण है तो आपको सीधा टेन थीटा ही आपको वो लेना पड़ेगा। क्यों कि देखो v क्या होता है, v आपको पता है कि x/t होता है, ठीक है। और जो टेन थीटा है वो भी अपना x/t होगा। तो अगर ये इक्वेशन बराबर है तो ये भी बराबर होगा आपस में, ठीक है। अब देखो va अपना होगा tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री, ओके। उसके बाद जो ये 30 डिग्री है उसका 1/√3 और जो ये 60 इसका 1√3 1:3 होगा इसका आंसर। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो नेवी AA के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि एक कार है वो A, यानी कि एक कार A से B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करते तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आते, तो यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। मैंने दोस्तों आपको इससे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर आपकी दूरी बराबर हो, अगर आप इसे चाहते हो तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट अगर आप इसे इस ट्रिक को या फिर अगर ऐसे कहूँ कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अगर याद रखते हो तो ये क्वेश्चन आपका विदिन सेकंड आपको बन जाएगा। देखो सबसे पहले अपने जो नोटबुक उसके अंदर लिखो कि जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल अपनी होती है v बराबर होती है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अब आपका ये डाउट होगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से है भाई, RSL ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये फॉर्मूला कहाँ से है। मैं भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है। देखो जो कुल मतलब औसत चाल कितने होते हैं, वो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी जैसे कि ये मानो कि यहाँ से यहाँ तक दूरी s है और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी s होगी, तो कुल दूरी वो 2s हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय है वो लगेगा अपना t। मानो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, तो उसकी चाल थी v1 और यहाँ से यहाँ तक आई उसकी चाल आ गई v2, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में आपको समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या इसका जो समय क्या होगा v1/s। क्यों? क्योंकि जो समय होता है वो होता है दूरी, समय होता है वो होता है अपना क्या, वेग बटा दूरी। क्यों? क्योंकि v1 आपको पता है कि जो समय होता है वो होता है वेग बटा दूरी, ठीक है। ओके, तो v1/s1 और ये होगा v2/s2। अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो देखो अब इसकी आपको वो आगे इसे सॉल्व करना है तो आपका ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। तो ठीक है, आपको देखो जब आपकी दूरी बराबर हो तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। बाकी अगर आपका समय बराबर होगा, अगर आपका चाल बराबर होगा तो आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं v1/v2/3। अगर आपको क्या डाउट है कि सर अगर 2 की जगह 3 हो तब आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना, वो देखो आप 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v1 प्लस v1 v3। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना मेरे दोस्त डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस स्थिति में बताऊं तो इस स्थिति में आपका डायरेक्ट v1 प्लस v2 प्लस v3/3 होगा, ठीक है। तो आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस पर बेस्ट दोस्तों मैं आगे कम से कम दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आगे दोस्तों 10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को ध्यान से समझो। दोबारा बता रहा हूँ जब आपकी दूरी बराबर हो तो आपको 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 काम में लेना है। दूरी बराबर कब होगी, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट दिया जाएगा। क्या कि मानो a से b तक अगर इस चाल से v1 चाल से अगर जाता है तो वह b से a तक वापस v2 चाल से आता है, तो भाई तो दूरी तो समान ही है ना। जैसे a से b तक की अगर दूरी s है तो फिर अगर b से a तक की तो ऐसी होगी ना, तो बराबर दूरी है। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि वह अपनी दूरी का एक भाग v1 चाल से तय करता है और फिर दूसरा भाग है वो v2 चाल से तय करता है, तो सेम कॉन्सेप्ट है अपनी दूरी बराबर स्थिति में। आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट एनडी के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं और एयरफोर्स ने भी तो इस क्वेश्चन में बहुत फेवरेट है, ठीक है। देखो सेम है, आपके पास जो v1 है उसका मान 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और जो v2 है उसका मान आपके पास है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको v1 v2 आपके पास मान है, फॉर्मूले के अंदर रखो, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पर बेस्ट क्वेश्चन और एयरफोर्स 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो
क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नियत चाल से अगर जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे नियत चाल से वापस आता है तो यात्रा के दौरान 900 चाल क्या हुई। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मानो ये आपका घर है और इस घर से लेकर अगर आप ये स्कूल है से आप कितनी दूरी कितनी चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाते हो तो वापस अपने स्कूल से अपने घर आते हो तो सेम दूरी है। चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सेम दूरी बराबर है, चाल दी गई है, कुछ नहीं करना। 2v1 v2 वाला फॉर्मूला लगाओ, v1 + v2 वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर फाइंड आउट करो, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। एक सीधी सरल सड़क पर चलती हुई एक कार का दूरी का 1/3 भाग। ये अच्छा क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको बड़े अच्छे से। देखो एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, देखो दोबारा देखो, अगर एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करते था, शेष भाग इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करते तो औसत चाल। सबसे पहले मेरे भाई अगर आपको कोई फॉर्मूला ना पता हो तो ये फॉर्मूला लगा देना। आपको मैं एक सदाबहार फॉर्मूला बता रहा हूँ औसत चाल के लिए। क्या कि औसत चाल है वो क्या होती है? औसत चाल है वह आपकी होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुछ ना पता हो तो बस ये कर देना, सब पता लग जाएगा। ठीक है, जब आपको कुछ नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है कि एक सीधी सड़क पर एक कार, मानो ये कोई एक वो ये सीधी सड़क है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक सड़क है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसकी जो बीच की कुल दूरी वो x मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, और इसके बीच की दूरी x है तो वो दूरी का 1/3। आप मुझे बताओ कि तो x का 1/3 क्या होगा? ओबियसली x/3 होगा। मानो यहाँ से यहाँ तक दूरी x/3 है तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वह होगी 2x/3। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नहीं किया मैंने, इसका आगे थोड़ा सा डिवाइड किया। आगे देखो, अगर x/3 है वो दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बाकी जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? दोस्तों ऐसे डायग्राम बनाकर करना है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है और बार बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े तो ये डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर बनाकर प्रैक्टिस क्या करो। जब मैं खुद जब अपने प्रैक्टिस करता था तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था, डायग्राम बनाता था, उसके बाद उसका आंसर फाइंड आउट करता था। तो इससे आपको ईजी होगा। बट और अगर आप चाहो तो किसी भी कर सकते हो। देखो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी x है। सर कुछ नहीं पता, कुल दूरी x है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये बताओ कि अपनी जो दूरी है इतनी है और चाल इतनी है, और बताओ इस स्थिति में लिया गया समय कितना होगा? कि सर कितना ईजी है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी ऑब्वियसली x/3 है ना, x/3। भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूला का मान रख रहा हूँ। दूरी x/3 और चाल कितनी है? चाल आपके पास है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किया भाई, मान रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके पास है। अगला आपका जो दूरी है वो कितनी है? वो 2x/3। कुछ नहीं किया भाई, केवल फॉर्मूले का मान रख रहा हूँ। उसके बाद 60 आ गया, कुछ नहीं करना, सोल्व करते रहो। ठीक है, आगे देखो x अपना ऊपर होगा ही, देखो x ऊपर होगा। फिर आपको नीचे 3 आपके पास एलसीएम 3, इसको अगर आप आगे सोल्व करते हो तो कितना होगा? ये होगा 60 और ये होगा आपको 180। ठीक है, और अगर आप इसे 60 होगा, ओके, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 180 डिग्री। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज दोस्तों इसका आंसर जस्ट आप 30 सेकंड के आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपका इसका एलसीएम आ गया इतना। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखो जो ये इसे अगर आप वो डिवाइड करते हो तो आगे आपका आ जाएगा 3x अपॉन ये आपका x, ये आपका 2x हो गया। ठीक है, आगे देखो कुछ नहीं करना भाई, x × 180 अपॉन 5x, x से x कैंसिल, 5 से इससे अगर आप काटोगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया भाई। अब आपका क्या डाटा है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है? भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको समझा इसलिए इतना बड़ा मेरे को लगा। मेरे को पता था कि जो एक दूरी है वो x/3 है, जो दूसरी दूरी है वो 2x/3 है। इसके लिए चाल अपने 20 है और इसके लिए चाल वो 60 है। तो डायरेक्ट में इस फॉर्मूले को इस स्टेप को लिखता है भाई, डायरेक्ट इस स्टेप को लिखता है। ये तो मेरे को आपको समझाने के लिए क्या, डायरेक्ट इस स्टेप को लिखता और फिर इसके बाद इसको भी नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको लिखता और मेरा आंसर आ जाता जस्ट 10 सेकंड के अंदर। बट आपको ये तब कर पाओ जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर आपकी जिम्मेदारी भाई। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपको बेहतरी से बेहतरी कंटेंट मिलेगा। अगर आगे हो सकता है कि हम 1 क्लास से बढ़ाकर 2 क्लास भी कर दें आप लोगों के लिए फिजिक्स की, बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको शेयर सपोर्ट है सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
तो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या कि जब दूरी समान हो, मतलब जब दूरी आपकी समान हो, तब आपको 2v1v2 बटा 2 आपको लगा 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। बट जब आपका समय समान हो तब आपको केवल डायरेक्ट v1 प्लस v2 बटा 2 आपको लगा देना। तो इसी कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन बेस्ड है। क्या है कि आपके पास जो v1 है आपके पास 80 है और जो v2 आपके पास 40 है, अपना 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं आपको इसलिए ये नहीं बता रहा क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो चाहे आपको ना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में है तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। प्रथम 1 घंटे में किसी ट्रेन की चाल इतनी है, अगले आधे घंटे में चाल इतनी है, तो संपूर्ण जो जर्नी उसके अंदर किलोमीटर प्रति आवर में चाल कितनी होगी। देखो प्रथम 1 घंटे, मतलब मान लो प्रथम 1 घंटे में उसकी चाल इतनी है और अगले आधे घंटे में मतलब इसमें दोस्तों इसमें समय समान नहीं है, ठीक है। देखो ना तो इसमें समय समान है ना इसमें दूरी समान है, तो आपको इसे बेसिक से करना पड़ेगा। दूरी देखो, अगर मैं मानता हूँ इसकी जो कुल दूरी है वो x है, ठीक है। अब क्या है कि जो कुल दूरी है आपके पास आगे, अब कुल समय कैसे निकालोगे। पहले जो टाइम है, मतलब पहला जो है चाल है, देखो समय कैसे निकलेगा। समय मानो अगर 1 घंटा है, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब सर ये समय कहाँ से निकालें, समय आपके पास दिया गया है, कुछ नहीं करना भाई, आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर दूरी आपको कैसे निकलेगी, मेरे को ये बताओ। आपके पास चाल दी गई, v1 आपके पास कितना, v1 आपके पास है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपके पास t आपके पास है कितना, t1 आपके पास 1 घंटा है, और जो v2 है वो आपके पास कितना, v2 आपके पास है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो t2 है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 1/2। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको अक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो इसके द्वारा जो चलेगी दूरी कितनी होगी, इसके द्वारा जो चलेगी दूरी वो होगी 60 × 1। क्यों, क्योंकि जो दूरी बराबर होती है वो विस्थापन गुणा समय होता है, तो ये 60। अब इसके द्वारा जो इसके द्वारा कितनी दूरी होगी, वो होगी मतलब वो होगी 20, ठीक है। उसके बाद समय होगा 1 + 1/2। कुछ नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 80/3/2, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व करते हो तो ये होगा 160/3। तो आगे अगर सॉल्व करते हो तो आपको आ जाएगा 53.33, कुछ ऐसा आंसर आएगा 53.33। भाई मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट से प्रश्न बता चुका हूँ। जब आपकी दूरी समान होगी तब आपको 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 लगाना पड़ेगा, और जब आपका समय समान होगा तो डायरेक्ट v1 प्लस v2/2 लगाना पड़ेगा। बट जब ना तो दूरी समान दी गई, जब ना समय समान दिया गया, तब आपको बेसिक से करना पड़ेगा। क्या, दो से चार होते, वी एवरेज बराबर होते कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और ये एयरफोर्स के अंदर भी आया हुआ है और एनडीए के अंदर भी तो बहुत बार, और कोस्ट गार्ड के अंदर भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक निम्न में से कौन सी गति एक विमीय गति है। जब आर सर ने ये कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया तभी उन्होंने बताया था कि एक विमीय गति वही होती है जो एक की ही डायरेक्शन में गति करे। देखो मतलब मानो एक विमीय, अब सर अब ये विमीय का क्या मतलब, विमीय मतलब होता है XYZ। जब आपका एक विमीय होगा तो केवल अकेला x आएगा। जब आपका जब आपका होगा द्विवीय विमीय तब आपका XY भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है, और आपका ZX भी हो सकता है। और जब आपका आ जाए त्रिविमीय तब आपका XYZ तीनों होगा, ठीक है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो जब एक ही जो वो कहाँ डायरेक्शन में होगी वो होगी पर सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति। आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक से 3 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सेम दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग के अंदर स्कैन है तो आप ऐसे क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। देखो जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया होगा, आपके क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया होगा कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ओके, एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन कभी तो किसी खंबे को, जो ये खंबा है उसको पार करेगी, कभी ये एक पुल को पार करेगी, और कभी अपने जैसे किसी एक अन्य ट्रेन को ये पार करेगी। तो जो ये तीनों कंडीशन के अंदर पूछेगा, आपको इसकी चाल पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है, इसका समय पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना, जब ट्रेन आपका पुल को पार, जब ट्रेन आपके किसी खंबे को पार करे, ठीक है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेनी है। तो कुल लंबाई आपके पास ट्रेन की हो जाएगी, और जो कुल समय है या फिर समय आपको पूछेगा तब आपकी इसकी चाल आपको लेनी है, ठीक है। ओके, सेकेंड स्थिति के अंदर ये जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर जब ये किसी पुल को पार करे तब आपको पुल की लंबाई भी आपको काउंट करनी पड़ेगी, और जो ट्रेन की लंबाई भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो XY/ इसकी दूरी आपको पता होगी कितनी है, तो उसका आपको डिवाइड देना, आपको समय आ जाएगा। जब ये अपने जैसे किसी अन्य ट्रेन को पार करे, जब अपने किसी अन्य ट्रेन को पार करे, जब दोनों, इस स्थिति में भी आपकी 2 कंडीशन बनी। क्या कि जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करें और जब दोनों विपरीत गति करें, ठीक है,
ओके, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करेगी तो जो देखो, जब ये किसी ट्रेन को पार करे तब आपकी जो कुल दूरी होगी वह इसकी दूरी और उसकी दूरी बट्टा। अब ये डिपेंड करेगा दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में आ रही है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही होगी, मानो एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तब इनकी जो चाल है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। और जब ये एक दूसरे विपरीत गति करेगी तो एक्स वाई अपॉन V1 माइनस का V2, जिसकी ज़्यादा होगी उसमें से कम को हम घटा देंगे। तो आपका इसके अंदर बस यही 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इस पर बेस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो 10 आपको करना है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन दिया कि 15 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे के नियत चाल से गतिमान और 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय कितना लगेगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पुल की लंबाई आपके पास दी गई कितनी है 850 प्लस 150 अपॉन चाल ट्रेन की दी गई है 45, इसका इसमें डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन आप अपने आप निकालोगे। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक सरल रेखा में एक कण गतिमान है और 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट के आ जाता है, तो कण द्वारा इस समय में 30 मीटर की दूरी की तय की गई हो तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। भाई बड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं और अब ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो आपको क्या दिया गया कि जब एक सरल रेखा में एक कण गतिमान हो 10 सेकंड पश्चात देखो मानो अगर ये कण एक किसी सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक सरल रेखा है और ये 10 सेकंड पश्चात मानो कि 10 सेकंड पश्चात यहाँ से वापस आ जाता है, तो मेरे को पहली स्थिति में ये बताओ कि इसके द्वारा इस दूरी को तय करने में लगेगा समय t बराबर 5 आ जाए। क्यों? क्योंकि ये 10 सेकंड है तो जाकर वापस आ जाता है, तब आपका इससे समय का आधा हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे पढ़ो। तो यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय करता है, इस समय का मतलब क्या होगा भाई? अरे इस समय का मतलब है कैपिटल टी समय, और कैपिटल टी समय का मतलब है 10 सेकंड, और ये 10 सेकंड का मतलब है कि इसके द्वारा चली गई दूरी और आएगी दूरी। ऐसा नहीं है कि अगर ये वहां पर ही जाकर बैठ जाएगा, नहीं, इसके प्रश्न के अंदर आपको ऐसा कहा जाता है कि 5 सेकंड में डायरेक्ट ये पूछता है कि 5 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी 30 मीटर है, तो आपको बताओ कि इसके द्वारा जो दूरी है वो कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा। तो दूरी भी आपकी 30 मीटर होती है, विस्थापन भी 30 मीटर होता है, बट इसने ये कह दिया कि जो समय है, जो टोटल समय मतलब जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब क्या है, तो कैपिटल टी का मतलब है कि इसके द्वारा चली गई दूरी, मतलब उसके द्वारा उस स्थान तक जाने में और स्थान से वापस आने में समय कैपिटल टी है। तो ये वहां से वहां तक गया, फिर ये वापस आ गया है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी मेरे को बताओ, यहां से यहां तक दूरी 15 मीटर और वापस यहां से यहां तक आ गया, तो वापस इसने 15 मीटर तय कर ली, तो कुल ये 30 मीटर तय करेगा। बस यही इसका जहर कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ो। पहला ऑप्शन है कि विस्थापन इसका शून्य है, तो ये इसका ही कथन इसका वो सत्य है। आपको ये पूछा है कि असत्य फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके द्वारा औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो औसत चाल को एक बार छोड़ दो, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं कि जो कुल दूरी है वो आपको 30 मीटर है और जो समय आपके पास दिया गया 10 सेकंड, तो 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि कुल दूरी आपके पास है, कुल समय आपके पास है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि इसका विस्थापन 30 मीटर है, तो भाई अगर विस्थापन किस 30 मीटर कैसे होगा, विस्थापन तो इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से चलकर गया तो वापस इसी स्थान पर आ गया। भाई अगर इस क्वेश्चन में अगर इस जो कैपिटल टी की जगह अगर ये दिया जाता है कि 5 सेकंड में उसके द्वारा जो दूरी है वो 30 मीटर है, तब उस स्थिति में आपके हर एक ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि एक कण 10 मीटर रेडियस के एक अर्धवर्त के अंदर 5 सेकंड में घूमता है, तो औसत वेग क्या होगा मेरे भाई। 10 मीटर की अर्धवर्त में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमता है। सबसे पहले तो मैं भाई आपके 2 डाउट क्लियर करता हूँ। एक तो अपने होती है औसत चाल और एक अपना होता है औसत वेग। औसत चाल होती है जिसके अंदर हम उसकी दूरी को लेते हैं, बट औसत वेग वह होता है जहाँ पर हम उसके कुल विस्थापन को लेते हैं मेरे भाई। तो अर्धवर्त के अंदर आपका विस्थापन कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो πr है, और जो यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है वह आपके पास 2r है। बस इसी का कॉन्सेप्ट था। अब देखो उसका औसत वेग क्या होता है, आपको पता है कि जो औसत वेग है वह होगा कुल दूरी, तो कुल दूरी 2r है। औसत विस्थापन सॉरी, आपको औसत वेग निकालना है, तो औसत विस्थापन बटा कुल समय आपके पास दिया गया 5 सेकंड, तो r का मान आपके पास 10 है, तो 2 × 10/5 इट विल बी 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, 4 होगा,
4 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। भाई इस कॉन्सेप्ट को टाइम देना पड़ेगा दोस्त, इस क्वेश्चन को आपको माइंड से सोल्व करनी पड़ी, और जिस स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, इस क्वेश्चन को नहीं समझा है, वो आगे तक बहुत पछताए हुए दोस्तों। ये तो पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो आपके आगे जाकर आप एसएससी वगैरह के जो तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी आपके इसके डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके आते हैं सीजीएल मेंस के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप पक्का कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगला भी, और नेवी के अंदर भी आया है, और ये आईसीजी के अंदर भी आया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल का संख्या मान सभी को पता है कि औसत चाल एक से देखो, औसत चाल और औसत वेग आपका ऊपर होगा और चाल आपकी नीचे होगी, तो इसका संख्यात्मक मान सभी को पता है कि 1 से कम और 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे चाल दी गई और चाल का मान हमेशा वेग से बड़ा होता है, और अगर आपको इसका उल्टा पूछ ले, एस अपॉन वी पूछ ले, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और या फिर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर प्रथम आधे समय में v1 तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है, औसत वेग कितना होगा? कॉन्सेप्ट को आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, v1 प्लस v2/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समय समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भाई इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये बहुत ही जहरीला कॉन्सेप्ट है भाई। ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं हर किसी बस की बात नहीं है, तो इसने दो चैप्टर डिप से पढ़ेगा उसी से उसको समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसको ग्राफ को बना दें, ठीक है। ये टी होगा और अपना ये एक्स होगा, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये ए बी सी डी। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो बिंदु ओ से ए तक नियत वेग से, भाई औसत नियत वेग से गति करते हुए, और फिर मतलब औसत वेग, देखो बिंदु ओ से ए तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग, भाई वेग कहाँ पर बढ़ रहा है? वेग तो नियत है मेरे दोस्त। वेग कब बढ़ता? जब ये ऐसे होता है, जैसे ये यहाँ पर या फिर ये ऐसे होता है, जैसे ये ऐसे तब होता ना भाई। नियत वेग कहाँ पर है? नियत वेग तो मतलब कहाँ पर, वेग कहाँ पर बढ़ रहा है? वेग तब बढ़ता है जब यहाँ पर एक्स की जगह वी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। भाई कहां पर बढ़ रहा है? एक समान रूप से। ये कभी तो इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर। अगर वेग की जगह चाल होता तब आपको सही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि वस्तु का औसत वेग 0 है। हाँ भाई ये हो सकता है। अगला, क्योंकि औसत वेग 0 इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की जो, मानो यहाँ से यहाँ तक इसका वेग समान है, और यहाँ तक भी इसका वेग समान है, यहाँ तक इसका वेग समान हो, इसलिए इसका विस्थापन है ना वो 0 हो गया। क्यों हो गया 0 भाई विस्थापन? क्योंकि देखो चलना भी इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये आप भी यहाँ पर गए। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 0 है, और यहाँ के जो पॉइंट है वो आपके पास 0,t है। तो भाई देखो 0 और 0 ये बराबर है, तो इसका विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 है, तब इस स्थिति में इसका वेग भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये नेवी के अंदर आया हुआ और एयरफोर्स के अंदर भी आया। देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी पिंड का वेग 0 होने पर उसका त्वरण 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। भाई सबसे पहले देखो ये पूछा गया सत्य कौन सा है। अब मेरे को ये बताओ कि किसी पिंड का वेग 0 होने पर उसका त्वरण 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या ये कथन सत्य है? देखो वस्तु का वेग 0, अब वस्तु का वेग कहाँ पर 0 होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उच्चतम जो बिंदु है वहां पर इसका वेग हमारा 0 होता है, बट जी हमारा सदैव नीचे की तरफ होता है, तो जी नॉट इक्वल टू 0। तो आवश्यक रूप से 0 हो ये आवश्यक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का वेग 0 होने पर त्वरण निश्चित रूप से 0 होगा। कहां पर 0? क्योंकि भाई 0 कहां पर होगा? जो ये गुरुत्वीय गति के अधीन अगर वो गति करता है तो ऊपर जाकर इसका 0 नहीं होता है त्वरण, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी पिंड पर एक समान चाल से गति करता है तो उसका त्वरण समान होगा। भाई एक समान चाल से गति करता है तो त्वरण कहां पर समान होगा? मेरे भाई आपको उदाहरण में देना चाहूंगा इसका वर्ताकार गति का। जब क्योंकि इस वर्ताकार गति के अंदर पिंड की चाल नियत होती है, बट उसका त्वरण चेंज होता है। त्वरण चेंज क्यों होगा? क्योंकि त्वरण की डायरेक्शन चेंज होती है। त्वरण की डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है क्योंकि वहां पर वेग की दिशा चेंज होती है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, जब एक पिंड असमान वेग से गति करता है तो इसका त्वरण 0 होगा। भाई एक समान वेग से गति करेगा तो त्वरण 0 कहां पर होगा? अरे तो भाई त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन हो, तो वेग में तो परिवर्तन हो रहा है। अगर ऐसा कहता है कि एक समान वेग से गति करता है तब तो ये त्वरण 0 हो सकता था, बट इस स्थिति में त्वरण 0 नहीं होगा। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो भाइयों आई होप सो आपके ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अब देखो दोस्तों, जो ये सीरीज़ है भाई ये बेसिकली आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, तो आपको सपोर्ट करते रहना। अगर आप सपोर्ट करोगे, वीडियो शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो भाइयों हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाएंगे। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।